मेरा नाम अंकिता है। हम 5 भाई-बहन हैं। मैं अभी पढ़ ही रही थी कि मेरे पिताजी को पैरालाइज़ हो गया और वह बिस्तर पर आ गए। मेरे छोटे भाई-बहन की ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने घर की सारी ज़िम्मेदारी सँभाल ली। मैं बस घर की आर्थिक ज़िम्मेदारी पूरी करने वाली एक मशीन बनकर रह गई थी। धीरे-धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई, परंतु मेरी माँ, बहन और भाइयों की शादी की चिंता करती और मेरी शादी का नाम भी नहीं लेती। और तो और मेरी माँ और बहन तीखे व्यंग्य बाणों से मेरा दिल छलनी-छलनी कर देती। उनकी उपेक्षा से मेरा जीवन अंधकार में डूबता जा रहा था। तभी मेरी रौबदार ताई जी हमारे घर आई और उन्होंने जो मेरे लिए किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। आज अंकिता के घर की चहल-पहल से पड़ोसी भी गुंजित हो रहा था। यूँ तो उस 5 भाई-बहनों वाले परिवार में हमेशा ही चिल्पो मची रहती थी, लेकिन आज घर में एक उत्सव सा माहौल था। इसका कारण था अंकिता की रौबदार ताई जी का आगमन, जिनके रौब अदाओं का असर परिवार के प्रत्येक सदस्य पर सम्मोहन की तरह छाया हुआ था। ताई जी बेंगलौर में रहती थी और उनके पति यानी ताऊ जी की कपड़ों की फैक्ट्री थी, जिसमें उनका एक बेटा पिता का हाथ बटाता था और दूसरा छोटा बेटा लंदन में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। उस घर में पैसे बरसते थे। इधर ताई जी के देवर यानी अंकिता के पापा के हाथ चंगे ही रहते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, संस्कार देने में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। ताई जी ताऊ जी का आरंभ से ही भाई के परिवार से असीम स्नेह था, लेकिन घर के झमेले में उलझे रहने के कारण इधर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। इस बार सालों बाद मन बनाकर ताई जी का यहाँ आना हुआ था, इसलिए सभी के लिए उनकी अटैची से एक उपहार निकल रहे थे। यह लो प्रिया, तुम्हारा सूट, मैचिंग चूड़ियाँ और यह मेकअप किट। प्रिया अंकिता की छोटी बहन, भाई बहनों में भी सबसे छोटी थी। सूट के साथ प्यारा सा मेकअप किट देखकर वह ताई जी के गले से ही झूल गई। ताई जी भी प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती हैं, खुश? जी ताई जी, बहुत खुश, प्रिया ने चहकते हुए कहा। ताई जी ने अंकिता के भाइयों के लिए उपहार निकालते हुए अंकिता पर एक नज़र डाली। वह तो ऐसी दिख रही थी मानो एक पाषाण शिला की भांति स्पंदनहीन हो कोई। राहुल, यह तुम्हारा टेबल लैंप, खूब मन लगाकर पढ़ना। तुम तो इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में हो ना? जी ताई जी। राहुल टेबल लैंप देखकर बहुत खुश नहीं हुआ था। ताई जी बात को समझ मुस्कुराई और कहा, इसकी एक विशेषता बताना तो मैं भूल ही गई। इसमें टेप रिकॉर्डर भी है। लेकिन देख, सिर्फ गाने मत सुनना। जब पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो गाने चला लेना। ताई जी की इस बात पर सभी हंस पड़े और यह सुनकर राहुल उल्लासित हो अंदर भाग गया। और करण, ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डायरी, इसमें तुम बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें रिकॉर्ड कर रख सकते हो। और यह कैमरा अंकिता की शादी में तस्वीरें खींचने के लिए। ताई ने बड़े प्यार से अंकिता पर हाथ फिराया। करण भी यह नायाब डायरी देखकर खुश नहीं बहुत खुश हुआ। काफ़ी दिनों से वह यह डायरी लेना चाहता था, लेकिन मूल्य देखकर घर में किसी को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। अपनी मनपसंद वस्तु पाकर उसने तो ताई के पैर ही छू लिए। करण अंकिता के बाद था और उसे बहुत प्यार करता था। परिवार की जिम्मेदारियों तले अंकिता को कुमलाते देख उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। इसलिए उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी, पहले वह दीदी के लिए कुछ करेगा। अब ताई शालिनी की ओर एक बहुत खूबसूरत साड़ी, उसके बेटे के लिए सुंदर सी इलेक्ट्रॉनिक कार और दामाद के लिए इम्पोर्टेंट 3 पीस सूट का प्यारा सा कपड़ा बढ़ाया। उन्होंने कंखियों से अंकिता को देखा। उसका चेहरा थोड़ा बुझ गया था, लेकिन इसका किसी को ख्याल तक नहीं था कि बड़े छोटे को हिसाब से उपहार देती ताई जी ने अंकिता को उसकी बारी आने पर उसे नज़रअंदाज क्यों किया। खैर, शालिनी भी सारी चीज़ें पाकर बहुत खुश हुई। अंकिता उठकर तब तक अंदर चली गई, यह कहकर कि मैं ताई जी के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती हूँ। तब तक ताई जी ने देवरानी को भी एक सुंदर सी नारंगी रंग की सिल्क साड़ी और देवर के लिए एक कारवा सारेगामा रेडियो निकाल कर रख दिया। ताई जी भाव विभोर हो गई। देवर जी बिस्तर पर पड़े पड़े ऊब जाते होंगे, इसीलिए तुम्हारे जेठ ने यह विशेष रूप से उनके लिए भिजवाया है।
दोनों जेठानी देवरानी इस बात पर अपनी आंखें पोंछने लगी। अंकिता कॉफी बनाकर ले आई थी और वह ताई जी के बगल में बैठ गई। ताई जी ने देखा उसके चेहरे पर अपनी अवहेलना किए जाने का अब कोई शिकन तक नहीं था। ताई जी कॉफी पीती रही और बातें करती रही। ताई जी सबको उपहार देती है, लेकिन अंकिता की भावनाओं का ख्याल उसकी माँ तक को नहीं है। अंकिता, तुम्हें ताई जी से कुछ नहीं चाहिए? ताई जी की आवाज़ सुनकर अंकिता से पहले उसके सभी भाई बहन कूदकर ताई जी के पास पहुंच गए। ताई जी ने खींचकर अंकिता को अपने करीब बैठा लिया। देखो तो, मेरी प्यारी बिटिया को मेरा कितना ख्याल रहता है। तुम में से किसी को यह ध्यान था कि इस समय मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन इसे याद रहा। ताई जी की बात पर सभी थोड़ा हंसे और फिर आतुरता से देखने लगे कि सबसे अंत में अंकिता को ताई जी क्या देने वाली है। लेकिन उन्होंने पहले वाली अटैची से कुछ नहीं निकाला, बल्कि एक छोटी सी बड़ी प्यारी अटैची सामने की और उसे अंकिता के हवाले कर दिया। सभी हैरत में देख रहे थे। देख तो बिटिया, मेरी पसंद की हुई चीज तुम्हें पसंद आती है या नहीं? अंकिता को सकुचाते हुए देखा तो ताई जी ने स्वयं ही अटैची से खोलकर सामान निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक सुंदर सा काफी महंगा सूट निकाला और उसे अंकिता पर लहरा दिया। फिर एक रेशमी बेहद प्यारी सी नाइटी निकाली। उसके बाद 5 महंगी डिजाइनर साड़ियाँ। सभी एकटक देखे जा रहे थे, लेकिन साड़ियों के नीचे से ताई जी ने जो निकाला उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोने का बेहद खूबसूरत जड़ाऊ सेट था वह। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ताई जी अंकिता के लिए इतना कुछ लाएगी। अब इन उपहारों के सामने सबको अपने कीमती उपहार फीके लगने लगे। तभी प्रिया उठी और अंकिता पर लहराते सूट को ले लिया और कहा, यह तो मैं लूंगी। दीदी तो सूट पहनती नहीं, वह साड़ी पहनती है। हाँ हाँ ठीक प्रिया। माँ ने भी प्रिया की हाँ में हाँ मिलाया और सभी सामानों का बंदरबाट कर दिया। यहाँ इतनी साड़ियाँ अंकिता लेकर क्या करेगी? 2 मैं रख लेती हूँ प्रिया की शादी के लिए। एक अंकिता रख लेगी, एक शालिनी को आगे तीज त्योहार में देने के काम आ जाएगी। एक साड़ी और यह जड़ाऊ सेट अमित की बहू के लिए रख देती हूँ। ताई जी तो सबके रवैया से पहले तो हतप्रभ रह गई। उन्होंने देखा कि अंकिता को दिया गया उपहारों को उसकी माँ ही बंटवारा करने लगी है, तो उन्होंने बहुत क्षुब्ध होकर कहा कि छोटी, अंकिता ने किसी के उपहारों पर नजर डाली क्या? जब इसने किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया, तो इसके उपहारों पर भी सिर्फ और सिर्फ इसका ही हक है और किसी का नहीं। ताई जी की डांट से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और तुम छोटी, प्रिया को डांटने के बदले स्वयं तुमने ही अंकिता के उपहारों का बंटवारा कर दिया। यदि मैं जानती तो उसके लिए अलग से लाती ही क्यों? और प्रिया, अंकिता सूट क्यों नहीं पहनेगी? तुमने क्या सोचकर ले लिया? उसे कैसा लगेगा यह महसूस किए बिना ताई जी ने फिर देवरानी की ओर नजर डाली। तुम्हें इसकी शादी नहीं करनी है क्या? मैं तो यह सारा सामान चुन चुनकर इसकी शादी के लिए लाई थी। सोचा था अपने हाथों से सजाकर देखूंगी कि दुल्हन के रूप में मेरी बिटिया कैसी लगती है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ छोटी कि तुम तो उससे छोटों की, राहुल, करण और प्रिया की शादी के सपने देख रही हो। सारी उम्र बेटी को यही बिठाकर रखोगी? ताई जी अनवरत जारी थी। कच्ची उम्र से वह अन्य जिम्मेदारियों को ढो रही है। उससे उसको मुक्ति तो दो। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। ताई जी की लताड़ से सभी स्तब्ध रह गए। सबके होठ सिल गए। प्रिया तो जल्दी से सूट फेंक अंदर भाग गई। शालिनी मुंह बनाती हुई तो राहुल भी चुपचाप अंदर की ओर चला गया। अब इस उम्र में कोई इससे शादी नहीं करना चाहता तो हम क्या करें? किसी के गले में इसे जबरदस्ती बांधना भी तो ठीक नहीं। यह कहकर माँ भी उठकर रसोई की तरफ चली गई। अब ताई जी ने अंकिता की ओर देखा। उसकी भरी भरी डबडबाई आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ताई जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब तो अंकिता फपक कर रो पड़ी, मानो सालों का दर्द आंसुओं के द्वारा निकलने को बेताब हो रहा हो। रो मत लाडो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हारा जीवन दांव पर लगे। अंकिता के आंसू ताई जी के सीने को भिगोए जा रहे थे और ताई जी की स्नेहिल वाणी अंकिता के मन प्राण को भिगो रहे थे। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे।
ताइजी भी अंकिता के बालों पर हाथ फिराते फिराते कब सो गई, लेकिन अंकिता की आंखों में नींद कहाँ। वातावरण की निस्तब्धता उसके हृदय में उतर आई थी। ताइजी ने घर की हवा के उस रुख को बदलने की शुरुआत कर दी थी जो माँ के इशारों पर चलती थी। देखना यह था कि ताइजी क्या कर सकती थी। शायद उनके प्रयासों से अंकिता के भाग्य की कालिमा सुबह के उजाले में बदल जाए। उसका दुर्भाग्य। अंकिता ने गहरी सांस ली, जो पिता के पक्षघात के साथ ही शुरू हो गया था। प्रथम श्रेणी में स्नातक पास कर स्नातकोत्तर में दाखिले की सोच रही थी। कॉलेज की हंसमुख मेधावी छात्रा, वह सबकी चाहती थी। पिता उसकी मेघा से अति प्रसन्न थे। यह ताइजी शुरू से ही अंकिता से बहुत स्नेह रखती थी, लेकिन पक्षाघात ने पिता के दाहिने को ही नहीं बल्कि पूरे पुत्री के जीवन के उत्साह को भी नोटबंद कर दिया। पढ़ाई छोड़ अब वह नौकरी की तलाश में लग गई। शीघ्र ही अपने दम पर अध्यापकों की कोशिशों से एक निजी विद्यालय में लग गई। कुछ ट्यूशन भी मिल गई। इस प्रकार कुछ अवरोधों के बाद जीवन फिर से सरकने लगा, लेकिन दिनों दिन बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियां उसे असमय परिपक्व बनाती चली गई। अब अपना जीवन अपना नहीं रहा। जो भी कमाती सब माँ को दे देती। इसी बीच कब वह चंचलता छोड़ गंभीर होती चली गई, पता ही नहीं चला। खिलखिलाहट की जगह हल्की सी स्माइल ने ले लिया। बस उसे लगता कि वह अब पिता की जगह पर आ गई और उसे परिवार की संपूर्ण देखभाल करनी है। अपाहिज पिता की व्यवस्था, माँ का विलक्षण, छोटे बहन भाइयों का डूबता भविष्य, यह सब एक चक्रव्यूह की भांति उसके जीवन को अपने में उलझाता चला गया। इसमें से बाहर निकल नहीं सकती थी, बल्कि अभिमन्यु की तरह लड़ते लड़ते अपने भविष्य का बलिदान ही कर सकती थी। वर्तमान का बलिदान तो दे ही चुकी थी। वह आरंभ में तो बड़े उत्साह से उसने सारी जिम्मेदारियों को अपने कोमल कंधों पर ले लिया। स्वयं पर कम से कम खर्च करती, आकर्षक सुंदर परिधानों की जगह साधारण साड़ियों ने ले ली। मेकअप करना, पार्लर जाना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, यह सब छोड़ चुकी थी। वह इन सब ने उसके व्यक्तित्व को और भी फीका और बेजान कर दिया था। परिवार पर आए इस अकस्मात संकट ने पहले ही उसे निस्तेज कर दिया था। फिर भी चेहरे की मासूमियत बची हुई थी और इसी ने आरंभ में कई रिश्तों को आकर्षित भी किया था। पर वह करती क्या? अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरे परिवार को अभावों के अंधकार में नहीं ढकेल सकती थी। पिता के बाद परिवार की एकमात्र कमाऊ वही तो थी। लेकिन आश्चर्य तब होता था जब माँ ने उसकी बढ़ती उम्र को नज़रअंदाज करते हुए किसी को भी पार्ट टाइम काम करने की सख्ती से मना कर दिया था। राहुल और करण पढ़ते हुए भी कुछ ट्यूशन पढ़ाकर घर में कुछ योगदान तो कर ही सकते थे। माँ की इस दोहरी नीति से अब उसका मन बुझने लगा था। उम्र के 30वें बसंत को पार करते करते उसे लगने लगा था कि अब उसका जीवन इसी निरामोल पर ही खत्म हो जाएगा। यह सोचने का भी एक कारण था। पिताजी की कुछ भविष्य निधि क्लियर हुई थी, पेंशन भी शुरू हो गई थी। एक सदस्य को नौकरी भी देने की बात थी, क्लर्क के पद पर। लेकिन माँ ने राहुल और करण को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देख रही थी, अंकिता के भविष्य के शव पर। इसलिए उन्हें क्लर्क की नौकरी करने की इजाज़त देने का सवाल ही नहीं उठता था। मतलब करण को छोड़ घर में किसी को यह एहसास तक नहीं था कि अंकिता को भी अब अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में उसकी बढ़ती उम्र और व्यवहार ने उदासीन होने के कारण अब उसी ने माँ को थोड़ा संजीदा किया। एक दो जगह बात भी चलाई, लेकिन लड़के वालों के मुंह फाड़ने पर माँ फिर चुप्पी लगा गई। भविष्य निधि तो प्रिया के विवाह के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया गया था और राहुल और करण की पढ़ाई के लिए अंकिता का वेतन था ही। अंकिता को गहरा धक्का और तब लगा जब उसकी सगी दीदी शालिनी अपने प्रौढ़ विधुर जेठ, जो 2 बच्चों के पिता थे, का रिश्ता बहन अंकिता के लिए लाई। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है चोखा, ना दान ना दहेज। अंकिता का डोला भी उठ जाता और लोगों का मुंह भी बंद हो जाता। माँ ने थोड़ा नानुकुर के बाद इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। पिता के गोंगों की परवाह किसे थी। अब अंकिता ने पहली बार कठोर होकर माँ और दीदी के इस कदम का विरोध किया। यह दोनों तो अंकिता के पूरे जीवन को ही गलत में डालने जा रही थी। करण ने भी पहली बार अंकिता का साथ दिया।
माँ और दीदी की भुनभुनाहट ने अंकिता को पत्थर बना दिया। वह परिवार से कट गई। वह बस विद्यालय जाना आना, सबकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, यही उसका जीवन रह गया था। यही उसका कर्तव्य। माँ को राहुल के मेडिकल के परिणाम की प्रतीक्षा थी। करण तो बहन के भविष्य को संवारने की फिक्र में था, जबकि माँ मोटा दहेज ले राहुल के विवाह का सपना संजो रही थी। फिर करण, फिर प्रिया, लेकिन अंकिता की बारी कहाँ? वह तो कब की भाई बहनों की सरल सहज जिंदगी से बाहर हो चुकी थी। इसीलिए तो आज माँ ने ताईजी द्वारा अंकिता के लिए लाए उपहारों का इस प्रकार बंटवारा कर दिया था। माँ क्या एक औरत नहीं थी? अंकिता की माँ नहीं थी? क्या वह पुत्री के अधूरे भविष्य को, अंधकार में जीवन की वेदना कुछ समझ नहीं पा रही थी, या फिर समझना नहीं चाहती थी? ताई जी के इस कथन में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारा भविष्य दांव पर लगे, उसे आशा की एक किरण नजर आ रही थी। अंकिता ने बड़े प्यार से ताई जी की ओर देखा और अपना हाथ उनके आंचल में समेट सो गई। अगले दिन से ही ताई जी ने अंकिता का कायाकल्प शुरू कर दिया। पहले तो उसके लिए कुछ आकर्षक लेकिन अच्छे परिधान खरीदे। सारी सूती साधारण साड़ियाँ एक किनारे की खड़ी, यूं ही लंबी छरहरी अंकिता पर नए फैशन के चूड़ीदार खूब फपते थे। फिर उसे ताइजी पार्लर ले गई। बाकी बरसों की आभा है ना, बेजान त्वचा को सुंदर उपचारों द्वारा अभियुक्त किया जा सके, साथ ही उसके आंतरिक सौंदर्य को भी, जो जिम्मेदारियों और अपेक्षा तले दब गया था, वह भरने का प्रयास करती रही। उसमें आत्मविश्वास लाने की कोशिश करती रही। आंतरिक सौंदर्य से ही सौंदर्यता निखरती है और व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। यह ताइजी मानती थी, लेकिन यह भी समझती थी कि आज के युग में व्यक्तित्व की परिभाषा में सौम्यता, सादगी के साथ आकर्षक होना भी शामिल है। ताइजी के इन सब क्रियाकलापों को नजरअंदाज करती माँ ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन इन सब में जो खर्च हो रहा था उससे वह बेखबर नहीं थी। लेकिन जेठानी का बहुत आदर करती थी, इसीलिए उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। कभी कभार शालिनी आग उगलती तो उसे यह सब मरुस्थल में फूल खिलाने जैसा लग रहा था। पर करण बहुत खुश था अपनी अंकिता दी के लिए। 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद अंकिता में जो परिवर्तन नजर आने लगा वह दर्शनीय था। अंकिता की कम हुई मासूमियत फिर से खिल उठी। उसके व्यक्तित्व में खिले गुलाब सा निखर गया। दबी हुई खूबसूरती उभरने लगी थी। हंसती गुनगुनाती अंकिता ताई जी के मनो अनुकूल कसौटी पर खरी उतर रही थी। लेकिन यह तो ध्येय नहीं था। अंकिता के भविष्य को खूबसूरत बनाना ताई जी का ध्येय था। इस सिलसिले में भी उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था और प्रयास भी शुरू कर दिए थे। उनकी बहन की जेठानी का लड़का दुबई में एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर सुशोभित था। अभिनव नाम था उसका। महत्वाकांक्षाओं ने अब तक उसे वैवाहिक जीवन से दूर रखा था। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा विवाह की उम्र को भी पार करती चली गई। रिश्ते तो बहुत पहले से ही आ रहे थे, लेकिन ध्यान देना उसने अब शुरू किया था। परिपक्व सौम्या शालीन जीवन संगनी के ख्वाब में बहुत सारे रिश्ते को वह ना ना कहता चला गया। माता पिता ने तो उसके जिद से झुंझलाकर रिश्ते की बात ही करना बंद कर दिया था। तभी ताई जी द्वारा दिखाई गई अंकिता की तस्वीर अभिनव को भा गई थी, जिन्हें अंकिता के बारे में सब बता दिया और बहुत तारीफ भी की। अभिनव बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि अंकिता की उम्र भी उससे मैच करती थी। ताई जी आई ही इसलिए थी कि अंकिता की बात अभिनव से चला सके। लेकिन अंकिता के घर का माहौल और अंकिता के प्रति उसकी माँ बहन शालिनी की उपेक्षा देख उन्होंने उस समय बात नहीं चलाई। इसलिए जब अभिनव ने बताया कि वह दिवाली में भारत आएगा और उसी समय अंकिता के यहाँ आकर औपचारिक रूप से उससे मिल लेगा, ताई जी ने, जिन्हें वह मासी कहता था, इससे खुश होकर अंकिता का कायाकल्प करने लग गई थी। इधर ताई जी अंकिता के विवाह की पृष्ठभूमि बना रही थी, उधर उसके व्यक्तित्व को उभारने में भी लगी थी। अपनी मेहनत को साकार होते देख एक दिन ताई जी ने अपनी देवरानी से कहा, क्यों छोटी बहू, अंकिता की इधर बात चलाई कही? अच्छा होता मैं इसका विवाह देख जाती। यह सुन माँ रुआसी हो उठी। क्या करूँ जीजी, जहाँ जाती हूँ लड़के वाले मुंह ज़्यादा फाड़ते हैं। अब इसी में सारा खर्च कर देंगे तो फिर छुटकी के लिए कहाँ से लाएंगे? अफसर देख ताई जी ने अंकिता के लिए अभिनव की बात चलाई। दिवाली में उसके आने की बात कही। शालिनी वही थी, कहे उठी, अंकिता के लिए तो
अभिनव की बात करना ही फिजूल है ताई जी। पहले तो सामने से उसे देख पसंद करेगा ही नहीं, दूसरी तुम्हारी बात रख भी ली तो अंकिता के साथ उसकी क्या जोड़ी। तभी अंकिता को आते देख विद्रूपता से मुस्कुराकर यह वाक्यांश भी जड़ दिया। कहीं टूट में भी बाहर आती है ताई जी। अभिनव जैसे राजकुमार के लिए प्रिया जैसी राजकुमारी चाहिए। अंकिता की जिंदगी संवारना अच्छा है ताई जी, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे की जिंदगी को रेतीला मत बना दो। शालिनी की बात का अनुमोदन करती माँ को देख अंकिता मानो अचल हो गई। माँ कह रही थी, अभिनव के साथ प्रिया की ही बात चलाओ जीजी। अंकिता की तो चिंता ही नहीं, वह तो नौकरी भी करती है, वह तो शादी भी नहीं करना चाहती। नहीं तो शालिनी का जेठ क्या बुरा था, अब इस उम्र में सुंदर सजीला राजकुमार मिलने से रहा। ताई जी का पूरा मिजाज कड़वा हो गया। व्यंग से कड़े स्वर में कहा, अंकिता तुम्हारी सगी बेटी ही है ना छोटी बहू, या सौतेली है। बड़ी का गिलास छोटी को देना कोई तुमसे सीखे। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, अंकिता के लिए मैंने अभिनव की बात चलाई है और उसी से विवाह भी करवाऊंगी। ताई जी बहुत गुस्से में थी माँ बेटी की अंकिता के प्रति विचार से। एक बात समझ में नहीं आई छोटी, प्रिया महज 24 साल की है, जबकि अभिनव 34 का। दोनों में उम्र का कितना अंतर है। फिर भी छोड़ो, तुम सबसे बहस करना व्यर्थ है। पत्थर पर क्या सर फोड़ना। झुंझलाते हुए ताई जी वहां से चली गई। माँ रसोई में भुनभुनाती हुई चली गई। इधर अंकिता तो मानो पत्थर सी हो गई, जैसे ताई जी एकदम ढाल बनकर अपने शब्दों से उसका बचाव कर रही थी। वह अपने सगे खून के रिश्तों के विचार जान अंकिता अंतर गिलानी से मरी जा रही थी। इतनी नफरत, इतनी उपेक्षा अंकिता के लिए। अच्छे रिश्ते खोजना उनके बस का नहीं था, लेकिन सामने से जब रिश्ता आ रहा हो तो जहाँ कुछ मांग भी नहीं है, तो भी अंकिता के बदले प्रिया के ही बारे में सोचा जा रहा था। अपने अस्तित्व से ही चिढ़ हो गई उसे। बिटिया, ताई जी ने औंधी पड़ी अंकिता के सर पर हाथ फेरते हुए पुकारा। ताई जी का स्नेहिल स्पर्श पा अंकिता उठ बैठी। निरर्थक अंगूठे से चादर कुरेदते हुए बोली, ताई जी, आप अभिनव का रिश्ता प्रिया के लिए तय कर दो। ताई जी चुहुक पड़ी। क्या क्या कह रही हो तुम? यह तुम अपनी माँ बहन की बातों में आकर कह रही हो, या अभी भी अपने को बलिदान करने की जज्बा जोर मार रहा है? मैं अभिनव के लायक नहीं ताई जी। कहा एक से एक रिश्तों को ठुकराने वाला धनादय रईस, और कहा मैं। मेरी तो उम्र भी अब 30 पार पहुंचने वाली है ताई जी। अंकिता की सूनी और उदास आवाज ने ताई जी को विकृत कर दिया। ताई जी ममता भरी नजरों से अंकिता की आंखों को देखते हुए उसे आंखों से ही संतावना दी। वास्तव में शालिनी और माँ का ऐसा व्यवहार सहन करना अंकिता जैसी अत्यंत संवेदनशील लड़की के लिए काफी कष्टप्रद था। ताई जी जितना अंकिता का भविष्य संवारना चाहती है, शालिनी और माँ दोनों ही उतना ही उसके प्रति निष्ठुरता दिखा रही हैं। देवरानी और शालिनी की अंकिता के प्रति उपेक्षा ताई जी को समझ में नहीं आती। वास्तव में शालिनी के साथ साथ माँ का भी अंकिता के प्रति व्यवहार असहनीय था। दोनों ने ही अंकिता को घर में सबसे उपेक्षित बनाकर रख दिया था। खुद भी अंकिता के लिए कुछ अच्छा कर नहीं रही थी, और ताई जी करना चाहती थी तो रोड़े अटका रही थी। जबकि अंकिता अपनी तरफ से कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं हटी। शालिनी तो न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही थी अंकिता से। दोनों कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रही थी अपना, यह ताई जी की समझ से बाहर था। लेकिन ऐसा क्यों? इस बारे में अंकिता से उन्होंने खुलकर पूछा। बिटिया, पहले तो सोचा था संबंधों को तिक्त बनाए बगैर तुम्हारा घर संसार बसा दूंगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। छोड़ो ताई जी, जिसके जीवन में सुख नहीं लिखा होता उसे सुख कैसे मिलेगा? मुझे ऐसे ही घुट घुट कर जीना लिखा है। दुख इस बात का है कि माँ भी मुझे नहीं समझ रही। अंकिता ने बड़े निराश होकर कहा, मुझे सारी बात बताओ। आखिर तुम इस घर की सबसे होनहार बिटिया थी। माता पिता दोनों गर्व करते थे तुम पर। मैं आज सब जानना चाहती हूँ। विवाह तो तुम्हारा होगा ही, वह भी अभिनव के साथ ही होगा। ताई जी की इस बात पर अंकिता उन्हें देखती रह गई। इतना होने के बाद भी ताई जी अपनी बात से रत्ती भर भी पीछे हटने वाली नहीं थी, जबकि अंकिता अब एकदम निराश हो चुकी थी। छोड़ो ताई जी, मेरे कारण आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ तो शुरू से ही प्रिया का पक्ष लेती रही हैं, आज भी ले रही है। इसमें नई बात क्या है? हाँ, आपसे कहकर मेरा मन जरूर हल्का हो जाएगा। इतना कहे अंकिता का बोझिल मन उन दिनों की ओर चला गया जब पापा बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ थे।
अंकिता पढ़ने में बहुत तेज थी और पापा की लाडली थी। उस पर पापा की बहुत सी आशाएं टिकी हुई थी, जबकि शालिनी बचपन से ही हर काम में फिसड्डी थी। पापा चाहते थे शालिनी पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में भी मन लगाए। पापा उसे भी बहुत प्यार करते थे और चाहते थे शालिनी भी अच्छे से पढ़े, लेकिन शालिनी का पढ़ाई में तो मन नहीं लगता ही नहीं था, दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता था। पापा का शालिनी को प्रेरित करने का हर प्रयास असफल रहा। उसने किसी तरह 8वीं पास किया और हाई स्कूल में नाम लिखाया, लेकिन उन्हीं दिनों शालिनी को एक लड़के से सिनेमा वाला प्यार हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, पत्र व्यवहार करने लगे। फोन तो हेडलाइन था, तो बात नहीं हो पाती थी। अंकिता ने एक बार शालिनी को लड़के के साथ पकड़ा तो मान मनुहार करके शालिनी ने बहन को मना लिया कि अब कभी भी वह लड़के के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद जब फिर से पत्र व्यवहार करते पकड़ा और शालिनी का पत्र अंकिता के हाथ लग गया, तो उसने पापा को सब बता दिया, प्रमाण में पत्र भी दिखा दिया। अब क्या था, पापा तो एकदम भड़क गए। शालिनी का कॉलेज जाना, क्या घर से निकलना ही बंद कर दिया, घर ही बैठा दिया। उसी आनन फानन में लड़का खोज उसकी शादी कर दी। ससुराल उसी शहर में था और परिवार भी बहुत अच्छा मिला था, लेकिन फिर भी शालिनी उसी समय से बहन से खार खाए बैठी है। पिता को पैरालाइज होने के बाद उसे मौका मिला और माँ के कान भर भर कर अंकिता के प्रति उन्हें निष्ठुर बना दिया। पिता बीमारी के कारण निराश ही हो गए थे। घर गृहस्थी की पूरी बागडोर माँ के हाथों में आ गई थी, इसलिए अंकिता को समझने वाला अब कोई नहीं था। प्रिया सबसे छोटी और सबसे सुंदर होने के कारण माँ की बहुत नकचड़ी बेटी थी। शालिनी को तो उसकी सुंदरता से भी जलन होती थी, लेकिन उसे अंकिता के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। एक भी मौका नहीं छोड़ती अंकिता को नीचा दिखाने का। प्रिया ने भी किसी तरह इंटर 3rd डिवीज़न से पास किया। उसे अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं होती थी। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। बाहर जाकर काम करने से तो उसकी खूबसूरती कम होने का डर था। अब माँ चाहती थी किसी तरह कोई अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए। अंकिता के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वह चली जाती तो सारे खर्च कैसे चलते, राहुल और करण की पढ़ाई कैसे पूरी होती। इसलिए जब तक करण कोई नौकरी नहीं पकड़ लेता, तब तक अंकिता को भी जिम्मेदारी से कैसे मुक्ति किया जाता। अंकिता की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सब कुछ दांव पर लगा कर भी अंकिता कुछ पा न सकी। परिवार में जो उसे मान सम्मान प्यार स्नेह मिलना चाहिए था, उससे तो वह वंचित ही रही। यहाँ तक कि कोई उसके जीवन के खालीपन को भरने के लिए सोच भी नहीं रहा था। आज तो सभी अकेले हैं, तो ज़रूरत के लिए ही सही दीदी दीदी करते हैं। कल को सबका अपना परिवार हो जाएगा तो उन सब के बीच उसकी क्या जगह होगी। भविष्य की यह भयावता अंकिता को हमेशा डरा जाती है। ताई जी की गोद में सिर रख अंकिता ताई जी को सब सुना फफक पड़ी। ताई जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ अंकिता को पुचकारती रही। ऐसे ही दोनों देर रात जागे रहे, फिर नींद आ गई। ताई जी भी रात में सो गई। सुबह हुई तो अचानक ताई जी के यहाँ से फ़ोन आ गया। जल्दी आने का कोई इमरजेंसी आ गई थी। शालिनी तो बहुत खुश हुई। बड़ा अंकिता का पक्ष लेकर सबको डांट रही थी। अब देखे कैसे उसका जीवन संवारती है। ताई जी को जाने की तैयारी करते देख अंकिता उदास हो गई। लगा फिर से उसका जीवन गर्त में जाने वाला है। एक तारीख दी थी जो उसके दिशाहीन जीवन को दिशा देने के लिए प्रयासरत थी। अब ताई जी ने अंकिता के सूखे मुख को देखकर स्नेह से सिर सहलाया और सांत्वना दी। देख मेरी बच्ची, मैं बहुत जल्द आऊंगी अभिनव के साथ, तुम तैयार रहना। ताई जी के इस कथन के समय माँ और शालिनी वही थी। माँ तो चुपचाप रही, लेकिन शालिनी ने मुंह बिचका दिया। अंकिता एक अंतहीन इंतजार करने के लिए विवश हो गई। यूँ तो ताई जी ने कहा था कि वह सबको लेकर दिवाली में आएंगी। ना चाहते हुए भी सब ताई जी का इंतजार कर रहे थे। अंकिता के तो कान मानो दरवाजे पर ही लगे रहते थे। इसी ऊहा-पोह में दिवाली आई और चली गई। अंकिता के मन का अंधकार और बढ़ गया। प्रकाश तो मानो उसके जीवन से रूठ ही गया था। ताई जी के कहे अनुसार ना तो अभिनव ही आया और ना ही कुछ खबर। ताई जी ने तो एक फ़ोन भी नहीं किया। सबके व्यंग बाणों का निशाना बनती अंकिता अत्यधिक तनावग्रस्त हो बीमार पड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि ताई जी ने भी सब्ज बाग दिखाकर एक झूठा दिलासा देने की कोशिश की थी। अंकिता जो बीमार पड़ी
2 से 10 दिन लग गए बुखार से पीछा छुड़ाने में। शरीर तो टूटा ही, उससे ज़्यादा मानसिक तनाव ने उसे इतना उद्वेलित कर दिया कि उसका मन तन सब टूट गया। उसका किसी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। बाहर आने से पहले पतझड़ ही आ गया। अंकिता का स्वप्न टूटा, लेकिन एक सीख दे गया कि उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा, अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। आज ही अंकिता ने प्रण लिया था। इतने दिनों तक तीमारदारी करती माँ उब कर किसी पड़ोसन के साथ पास के ही पहाड़ी मंदिर में माता के दर्शन को चली गई थी। राहुल और करण अपने इंस्टीट्यूट गए थे और प्रिया को शालिनी कल ही अपने ससुराल ले गई थी। आज भी उनके आने की बात थी। पापा अभी अभी सोए थे, इसीलिए बालकनी में बैठी वह बाहर के नज़ारे का आनंद ले रही थी। रास्ते के पार मैदान में खेलते बच्चे उसे अपने बचपन की यादों में ले गए थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका तन मन दोनों ही आज हल्का सा था। मौसम भी गुनगुना सा था। तभी गाड़ी की आवाज़ आई और फाटक के सामने एक कार आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे, एक स्त्री पुरुष और एक सजीले से नौजवान के साथ। जब ताइजी उतरी तो एक झटके से आंखों का पर्दा हट गया और उसे सब समझ में आ गया। हो ना हो, यह अवश्य अभिनव है, उसके मन ने कहा, और उसके पैर धरा पर ही जड़ गए। ताई जी ने एक फ़ोन तक नहीं किया आने के बारे में। उसके तो हाथ पाँव फूल गए। घर में कोई था भी नहीं। ताई जी ने आकर उबारा उसे, सबसे परिचय कराया, उसे तैयार होने अंदर भेज दिया। फिर अभिनव और उसके माँ पापा को बैठक में बिठा पानी वानी आगे कर अंकिता के पास पहुंच गई। अंकिता तो वैसे ही बुत बनी बैठी हुई थी। ताई जी ने प्यार से झकझोरा और उसे तैयार करने लगी। सुंदर सी हल्की गुलाबी सिल्क साड़ी पहनाया, चेहरे में हल्का मेकअप किया, बाल वैसे ही खुले छोड़ दिए। आज ही अंकिता ने बाल धोए थे, केवल एक क्लेचर लगा दिया। अंकिता थोड़ी कमज़ोर लेकिन प्यारी लग रही थी। ताई जी ने कॉफ़ी बनवाया और अंकिता को साथ में लाकर उनके पास बिठा खुद रसोई में चली गई थी। अपने साथ में ही मीठा और नमकीन ले आई थी कि वह सब प्लेटों में सजाकर ले आई। अभिनव की माँ तो अंकिता को अपने पास ही बिठाकर बड़े प्यार से उससे उसके शौक, पढ़ाई, नौकरी, घर के बारे में पूछ रही थी। अंकिता ने सब के बारे में बताया और कहा कि माँ पास में ही मंदिर गई है और प्रिया दीदी के साथ गई है। अभिनव तो एकटक अंकिता को ही देखे जा रहा था। वह उन आंखों की बेताबी सह नहीं पा रही थी। फिर ताई जी ने दोनों को वही बैठक में अकेला छोड़ दिया और अंकिता के पापा को देखने अभिनव के माँ पापा के साथ अंदर चली गई। अभिनव के साथ वह अकेले कमरे में है, इस सोच ने ही उसके आरक्त मन को दग्ध कर नजरों को उठने से ही इनकार कर दिया। आपके बारे में बड़ी मासी से इतना सुन चुका हूँ कि लगता ही नहीं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तस्वीर से भी अधिक कशिश है आप में। शालीनता से भरी अभिनव की बातें उसे पहली बार में ही मुग्ध कर गई। फिर तो उन दोनों में काफ़ी बातें हुई। अभिनव के बार बार पूछे गए सवालों के जवाब देते देते वह भी थोड़ी खुल गई थी। अभिनव तो तुरंत आपसे तुम पर आ गया था। आप लोग तो दिवाली में आने वाले थे, उस समय क्यों नहीं आए? ताई जी भी खबर लेने गई तो वही रह गई, फ़ोन तक नहीं किया। मैं जानता कि मेरा इतनी बेसब्री से कोई इंतज़ार कर रहा है तो मैं तो उड़कर सीधा यही चला आता। उसकी शरारत भरी आवाज़ से अंकिता ने लजा के नज़रें झुका ली। दरअसल दुबई से आया ही दिवाली के दिन, इसीलिए बड़ी मासी को पहले ही बुलाने को कह दिया और आपके यहाँ इमरजेंसी कॉल करवा उन्हें बुला लिया गया। फिर 2-3 दिन लग गए सबसे मिलने जुलने में। अब हम लोग अचानक पहुँचे, तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। इधर बड़ी मासी को भी फ़ोन करने से मना कर दिया था, इसीलिए बिना बुलाए पहुँच गए और मैं आप लोगों के सरप्राइज़ के चक्कर में इतना झेल रही थी। अंकिता बुदबुदाई तो अभिनव ने कहा, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो कैसा लगा यह पहली बार का ही सरप्राइज़? क्यों? शरारत से मुस्कुराया अभिनव ने और भी बड़े प्यार से देखा अपनी पसंद अंकिता को। अंकिता तो उसकी प्यार भरी नज़रों को सह नहीं पा रही थी। आज उसके सपनों की मंजिल मिल गई थी। वह चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि इस खुशी को कैसे समेटे। अच्छा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, क्या मुझे बताओगी? अभिनव की इस बात पर अंकिता की आंखें डबडबा गई। शालिनी तो उसे किसी के लायक ही नहीं समझती थी। वह भी अभिनव जैसे राजकुमार के लायक तो बिल्कुल नहीं। यह उसकी पसंद पूछी जा रही थी।
देखो अंकिता, अभिनव ने बड़ी कोमलता से उसकी डबडबाई आंखों को छू दिया। आंसू टप से उसकी दूसरी हथेली पर आ गिरा। फिर बड़ी गंभीरता से उसके दोनों हाथों को थाम कर कहा, ना ना अंकिता, बिल्कुल नहीं। आज के बाद मैं कभी फिर इन खूबसूरत आंखों को नम ना देखूं। खुशी में भी नहीं। बड़ी मासी से मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुन चुका हूँ। तुम तो बहुत साहसी हो। अभिनव की बातों को अंकिता चुपचाप सुन रही थी। लगता था अभिनव कहता जाए और वह वक्त यही ठहर जाए। और इतनी कोमल उम्र में अपने सपनों को तिलांजलि देकर कौन लड़की इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का वाहन करती है। तुम तो सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो अंकिता। अभिनव कहता जा रहा था और अंकिता मानो उसकी एक एक बात को आत्मसात किए जा रही थी। जैसे जीवन संगनी की कल्पना मैं करता था, तुम उन सब से बढ़कर हो शायद। तुम्हारी तलाश में ही मैं सारे रिश्तों को नकारता चला गया। पैसे और तड़क भड़क को महत्व देने वाली स्वरूप गर्विता तो मैंने बहुत देखी, लेकिन आदर्शों और कर्तव्यों को जीवन की धुरी समझने वाला गुण तुम में ही पाया। लेकिन मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, आपके लायक भी नहीं हूँ। और फिर अंकिता का कथन अधूरा ही रह गया। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? अभिनव के माँ पापा अंदर बैठक में प्रवेश करते हुए बोले, तुम्हारी सलोनी सूरत के साथ साथ तुम्हारे रूप पहल व्यक्तित्व में अनगिनत गुणों के सितारे टके हुए हैं। वह किसी की भी नजरों को चुंधियाने के लिए काफी है बेटा। अभिनव की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और अंकिता को प्यार से सीने से लगा लिया। इतना प्यार, इतना सम्मान। ताई जी सच ही कहती थी कि अभिनव ही नहीं, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। जब तक माँ, शालिनी, प्रिया, करण और राहुल सब आ चुके थे, माँ दुविधा में थी तो शालिनी कुंठित। उन्हें उम्मीद ना थी कि सामने प्रिया को देखकर भी कोई अंकिता को पसंद कर सकता है, वह भी अभिनव सा हैंडसम और धनाढ़ लड़का। प्रिया को तो उसने साली साहिबा का खिताब देकर अंकिता के साथ अपने संबंधों पर मुहर भी लगा दी थी। राहुल, करण दोनों अभिनव के साथ बातें करते करते बहुत खुश थे। इसी गहमा गहमी में मंगनी की रस्म भी चटपट पूरी कर दी गई। 15 दिनों बाद ही अभिनव अंकिता को ब्याह कर अपने घर ले आया। इतने कम दिनों में विवाह करने की बात तो माँ मान ही नहीं रही थी, लेकिन ताईजी और अभिनव के घर वालों ने सारी बात संभाली। अदालती विवाह के बाद एक रिजॉर्ट में धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, जिसमें दोनों तरफ के रिश्तेदार, परिचित सब शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। अभिनव ने ही सारी व्यवस्था करवाई। अभिनव ने अंकिता के घर वालों से कुछ भी नहीं लिया था और अंकिता ने भी अपना सारा कुछ माँ के हवाले कर दिया था। यहाँ तक कि ताईजी द्वारा दिए गए उपहारों को भी प्रिया के लिए रख दिया था। अभिनव के घर वालों ने ऐसे ऐसे कीमती गहनों, कपड़ों से अंकिता को भर दिया था कि सबकी आंखें दंग रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आप सबको मिले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।